हेलो एमर्स, आज हम लोग पुनः आ गए हैं मैथ के अंदर अपने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर को कंटिन्यू करने के लिए। तो इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट समझा था, क्वेश्चन लगाना सीख लिया था, सब कुछ हो गया था। अब हम एक्सरसाइज के अंदर एंट्री मारेंगे, लेकिन एक्सरसाइज के अंदर एंट्री मारने से पहले फिर थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं ताकि एक्सरसाइज के अंदर जाएँ तो फिर टेंशन वेंशन ना रहे। ठीक है, चलिए। तो एक्चुअल में हमको करना क्या है? तो करना कुछ नहीं है भाई, लिमिट वाली कहानी पकड़नी है और उसी को आगे बढ़ा देना है। मतलब नहीं समझे सर? मतलब जैसे कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने लिमिट वाला चैप्टर जब लिया था तो उसके अंदर कुछ फंक्शन आए थे, उन्हीं को आप सॉल्व करते गए थे। सबसे पहला कौन सा फंक्शन आपको दिखाई दिया था? सबसे पहला फंक्शन हमको जो नज़र आया था वो अलजेब्रिक फंक्शन था, है ना? अलजेब्रिक फंक्शन था। उस अलजेब्रिक फंक्शन के बाद फिर कौन सा फंक्शन आपको नज़र आया था? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आया था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नज़र आया था। ठीक है, फिर इसके बाद कौन सा फंक्शन नज़र आया था? पीस वाइज फंक्शन नज़र आया था। ठीक है, पीस वाइज फंक्शन नज़र आया था। फिर इसके बाद कौन सा नज़र आया था? तो मॉडुलस फंक्शन नज़र आया था। ठीक है, और अलजेब्रिक से मिला के ही क्या बना था आपका बना था रेशनल फंक्शन। ठीक है, रेशनल फंक्शन। फिर और थोड़ा सा बड़े लेवल पे जाओगे तो फिर आपको क्या नज़र आ रहा था? लॉगरिथम यानी लॉग वाला फंक्शन, लॉग फंक्शन। ऐसा सिंपल बोल दो, लॉग वाला फंक्शन। ठीक है, लॉग वाला फंक्शन। ठीक है, तो इतने फंक्शन आपको लिमिट के अंदर सॉल्व करने के लिए मिले थे और इतने ही आपको कंटिन्यूटी के अंदर मिलेंगे। ठीक है, इतने ही आपको कहाँ मिलेंगे? कंटिन्यूटी के अंदर। मेनली कौन से मिलेंगे? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये आपके बारी बारी आते जाएंगे ये चारों के चारों, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा होगा? अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यही लिमिट में भी हम लोगों ने देखा है और यहाँ भी देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है हमारे लिए? अलजेब्रिक फंक्शन को समझना और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझना। ठीक है, तो हम पहले आज की वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की क्या कंटिन्यूटी को। ठीक है, उसके बाद ये सब चीज़ें तो हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे? सॉल्व करते जाएंगे, यानी स्टेप टू स्टेप आते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे। तो यानी हमारा जो फ्लो है चैप्टर का वो ऐसे ही चलेगा जैसे लिमिट का चला था। मैं कर रहा हूँ 2 कॉपी है लिमिट का। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने जैसी बात ही नहीं है कि कंटिन्यूटी कुछ नया यहाँ पे बताने जा रही है, सेम कहानी वही करेगी। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं हम लोग कंटिन्यूटी के। अब हम कंटिन्यूटी में आए तो सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं? हम लोग ले रहे हैं अलग अलग अलजेब्रिक फंक्शन को, अलग अलग अलजेब्रिक फंक्शन को ले रहे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम देखें तो अलजेब्रा के अंदर जो फंक्शन आएंगे तो सबसे पहला कौन सा हो सकता है? या तो वो क्या होगा? लीनियर फंक्शन हो सकता है ना? फिर क्या हो सकता है? क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो सकता है। फिर क्यूबिक हो सकता है, वो अलजेब्रिक फंक्शन, क्यूबिक फंक्शन आपको नजर आएगा। फिर बाई क्वाड्रिलेटरल भी आपको नजर आएगा, बाई क्वाड्रिलेटरल फंक्शन भी आपको नजर आएगा। और इसी तरीके से 5 वाला भी आपको नजर आ सकता है। ठीक है ना? यहाँ पे मतलब क्या है लीनियर फंक्शन का? लीनियर फंक्शन का मतलब ये होता है कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल आया होता है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी हो? 1 हो। तो ये सब आपको पता ही है, ऐसी बात नहीं है कि आप पहली बार जीवन में देख रहे हो। मैक्सिमम पावर कितनी हो? अगर 1 हो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल की, तो वो क्या होगा? हमारा लीनियर। क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर जो हमारा वेरिएबल होगा उसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी? मैक्सिमम पावर होगी 2। क्यूबिक के अंदर मैक्सिमम पावर जो होगा वो 3 होगा। और बाई क्वाड्रेटिक के अंदर वो क्या होगा? मैक्सिमम पावर 4 होगा। ठीक है, क्लियर है? 4 होगा। और 5 वाले का मतलब क्या होगा? मैक्सिमम पावर तब इसके अंदर क्या होगा? 5 होगा। ठीक है, अब मैं अगर इस बात को किसके थ्रू क्लैरिफाई करूं? थ्रू द ग्राफ, यानी ग्राफ के थ्रू क्लैरिफाई करूं। देखो कैसे ये होता है।
ठीक है, मैं इसको मिटा के बारी बारी सबका क्या दिखाता हूँ आपको, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ के थ्रू आप समझेंगे इस बात को। तो अगर अलजेब्रिक फंक्शन की मैं ग्राफ की बात करूं तो सबसे पहला जो हमारे पास फंक्शन नजर आता है वो लीनियर फंक्शन होता है। और लीनियर फंक्शन की ग्राफ की आप बात करोगे तो लीनियर फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, एक क्या होती है, स्ट्रेट लाइन। ये किसकी मैं बात कर रहा हूँ, लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन मतलब जैसे कि x+3 हो गया, x+y प्लस इज इक्वल टू 4 हो गया। इस तरीके का अगर फंक्शन आ रहा है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है, तो उसी की हम बात कर रहे हैं। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लीनियर अलजेब्रिक फंक्शन या लीनियर फंक्शन। ठीक है, यानी जो हमारा fx है यहाँ पे ऐसे लिख लो, यहाँ पे जो fx है मेरा फंक्शन है वो एक लीनियर फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे y, यहाँ पे x। तो इसमें क्या होता है कि ये एक स्ट्रेट लाइन होती है। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन होती है तो अगर मैं अच्छे से समझूं तो मैं चाहे इस पॉइंट को पकड़ो और इस पॉइंट को पकड़ो, ये इसका एक इंड है, एक दूसरा इंड है, और इस इंड से लेके इस इंड के बीच में कहीं भी ये लीनियर फंक्शन क्या डिसकंटिन्यूअस नजर आ रहा है, क्या फंक्शन का जो ग्राफ है टूट रहा है, नहीं। तो लीनियर फंक्शन हर एक पॉइंट पे आपको कैसा नजर आएगा, कंटिन्यूअस नजर आएगा। देख लीजिए, दिख रहा है, तो आपको कैसा नजर आएगा, कंटिन्यूअस नजर आएगा। ये प्रॉपर्टी है लीनियर फंक्शन की कि ये लगभग हर पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस नजर आएगा। ठीक है, कंटिन्यूअस नजर आएगा, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक कंटिन्यूअस फंक्शन भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम क्वाड्रेटिक की बात कर लें तो क्वाड्रेटिक फंक्शन आपका कैसा होगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन आप अगर देखोगे तो पैराबोलिक होता है। कैसा होता है, पैराबोलिक। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकता है, ऊपर की ओर ओपन हो सकता है और या नीचे की ओर ओपन हो सकता है। तो ऊपर या नीचे दोनों की ओर ओपन आपको नजर आएगा। लेकिन इसमें भी प्रॉपर्टी वही है भैया कि एक इंड से जब आप स्टार्ट करोगे चलना तो दूसरे इंड तक जब पहुंचोगे तो आपका मार्कर कभी उठेगा नहीं। दैट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हर पॉइंट पे आपको क्या नजर आएगा, कंटिन्यूअस नजर आएगा। तो अगर हम इस ग्राफ के थ्रू देखें तो ये ग्राफ के थ्रू ये बताया जा रहा है कि भैया ये क्या है, कंटिन्यूअस है। यानी क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अच्छा, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखता कैसे है, तो आपका जो fx होगा वो कैसा दिख सकता है, वो fx आपका x² + 5x + 6 जैसा दिख सकता है, x² + y² + 4 जैसा दिख सकता है। इस तरीके से आपको नजर आएगा कौन सा, क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी यहाँ पे वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी होगी भैया, तो 2 होगी। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्यूबिक फंक्शन भी देख सकते हैं। अगर हम क्यूबिक फंक्शन देखें यहाँ पे तो क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, ये देख लीजिए। तीसरे नंबर पे क्यूबिक फंक्शन, और क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, तो ऐसे करके ऐसे। ठीक है, यानी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको समझना है क्वाड्रेटिक में ऐसे 1-2 लाइन आ जाती हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, और जब क्वाड्रेटिक आएगा तो देखिए 3 हो गया कि नहीं होगा, एक बार ऐसे, फिर ऊपर, फिर ऐसे, तो 3 तरीके से लाइन आ गई है और तीनों को आपस में मिला दिया गया है, तो यही क्या बन गया है आपका क्यूबिक। नहीं समझ में आ रहा तो मैं ऐसे समझा रहा हूँ, 2 अलग अलग लाइन थी, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया आपका क्वाड्रेटिक। फिर 3 अलग अलग लाइन थी, इन तीनों को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया गया तो क्या बन गया क्यूबिक। अब इसको भी अगर हम देखेंगे तो ये भी एक इंड से लेके अलग मतलब दूसरे इंड तक क्या है, कंटिन्यूअस है कि नहीं है। और इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। अगर यहाँ पे हम fx की बात करेंगे तो ये fx कैसा हो सकता है, तो x² + 3x² + 4x + 5 = 0 जैसा हो सकता है। 0 मतलब ये तो फंक्शन है ना, तो फंक्शन ऐसे ही नजर आएगा आपको। यानी मैक्सिमम पावर यहाँ पे कैसी नजर आएगी, 3 नजर आएगी। ठीक है, अब आता है बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक के अंदर हम बात करेंगे तो सिंपल कुछ नहीं करना है, इसी ग्राफ के अंदर बना लो। ठीक है, तो यानी चौथे नंबर की मैं बात करूंगा तो क्या होगा, बाई क्वाड्रेटिक होगा, और वो कुछ इस तरीके से नजर आएगा कि यहाँ पे 4 लाइनों को ऐसे ही बना दो कर्व के रूप में। वहाँ पे पैराबोला बन रहा है, यहाँ पे भी कर्व बन रहा है, यहाँ भी कर्व बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, कर्व ही बनेगा। ठीक है, लेकिन 4 तरीके से, जैसे ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो ऐसे भी बन सकता है, या इसी को उल्टा कर दो, W के माफिक बना दो तो भी, जैसे यहाँ पे N के माफिक बना है, ऐसे यहाँ पे भी आप बना सकते हो। ठीक है, चलो W बना दो ज़्यादा बेटर है, या M बना दो तो भी बेटर है, यानी NM, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। N के बाद M बना दिया, या ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे। ठीक है, तो W के माफिक आपको नज़र आएंगे, या M के माफिक नज़र आएंगे, N M। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं। तो बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन भी आपको देखा जाए तो ये भी कैसा होता है, एक इंट से दूसरे इंट तक कैसा नजर आ रहा है, कंटिन्यूअस, कहीं पे ब्रेक नजर नहीं आ रहा है, तो यानी ये भी क्या है, एक प्रकार का कंटिन्यूअस है। और इसका अगर हम देखेंगे ये फंक्शन कैसा होता है, तो ये आपको कैसा नजर आएगा, fx इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरीके से हमको ये फंक्शन नजर आ सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरीके से भी हमको ये फंक्शन नजर आएगा और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। इसमें मैक्सिमम पावर 4 होती है। इसी तरीके से 5 पावर वाला या 5 मैक्सिमम पावर अगर आ जाती है किसी अलजेब्रिक फंक्शन की, तो उसका भी ग्राफ आप देखेंगे तो सेम ऐसे ही आपको नजर आएगा वो भी। ठीक है ना, तो उसको चूंकि हमको यहाँ पे देखिए क्वाड्रेटिक है, बाई क्वाड्रेटिक है, तो वहाँ पे मैं बोल सकता हूँ पेंटा, हाँ पेंटा क्वाड्रेटिक। देखो ये नाम गलत है, 100% मैं श्योर हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए। मुझे इसका नहीं पता चल रहा है, नहीं माइंड में है मेरे, तो मैं ऐसे ही बोल दे रहा हूँ। पेंटा, पेंटा का मतलब क्या होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब तो 2 हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा ना, ऐसे लिख लो ना, पेंट डिग्री फंक्शन, सिंपल। पेंट मतलब 5 डिग्री मतलब पावर फंक्शन, खत्म। ठीक है, बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे करूँगा ऐसे, ठीक है, अब बस 5 लाइन को ऐसे मिला देनी है, ऐसे क्या, 1 2 3 4 5 हो गया। और ये क्या बन गया आपका, ये भी एक प्रकार का कर्व है, ये भी एक प्रकार का कर्व है, और ये भी कैसा दिख रहा है आपको, कंटिन्यूअस। यहाँ से स्टार्ट करो, कहीं पे भी क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 5 होगी, और मैक्सिमम पावर 5 है, तो ऐसे को हम पेंट डिग्री फंक्शन बोलेंगे अपनी भाषा में। ठीक है, बाकी मैथ वाले क्या बोल रहे हैं वो हमको नहीं पता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये फंक्शन कैसा नज़र आता है, तो x पे पावर 5 प्लस x पे पावर 4 प्लस x पे पावर 3 प्लस x स्क्वायर प्लस क्या बोलते हैं 3x प्लस 4, ऐसे करके आपका एक कोई फंक्शन है। ठीक है, आइए समझ में। अच्छा, अभी जस्ट मैंने इसके पहले एक फंक्शन लिखा था, बोला था fx है मेरा, fx है, और fx के बाद मैंने लिख दिया था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। मैंने सोचा कोई तो यहाँ पे कोई आंसर देगा कि वो गलत है। भाई एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर वेरिएबल के क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, y क्या कर रहा है, ये गलत है ना। जब x का पावर है, मतलब फंक्शन हमारा fx का है, तो हम y यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, गलती से भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ये सही है क्योंकि इसमें जितने भी वेरिएबल हैं सबके सब क्या है, x है, तो ये सही है। ऐसे ही हम लोगों ने लीनियर के अंदर भी देखा था। ठीक है, वहाँ भी मैंने x प्लस वाई कर दिया था, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, लेकिन वो क्या था, एक इक्वेशन था, वो एक मिस्टेक थी मेरी। अब वो भी आप लोगों ने रिकॉग्नाइज नहीं किया, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 इज नॉट अ फंक्शन, इट इज़ अ इक्वेशन। फंक्शन की बात करूंगा तो वो y के बराबर होगा। ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ये बात याद रखना है। और कभी भी मैं fx ले रहा हूँ, दैट मीन्स उसमें वेरिएबल हमेशा x होना चाहिए, y कहीं से भी गलती से नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमको ये देखने से ये लग रहा है कि जो हमारा एल्जेब्रिक फंक्शन है वो एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में अगर मैं इन पांचों फंक्शन को देखूं तो पांचों के पांचों फंक्शन हमको कंटिन्यूअस नजर आ रहे हैं, कहीं पे भी हमारा फंक्शन क्या नहीं हो रहा है, ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये पांचों के पांचों, चाहे लीनियर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फिर क्या हो गया क्यूबिक, और फिर क्या हो गया बाई क्वाड्रेटिक हो गया, या पेन डिग्री फंक्शन जो हो गया, ये सब के सब क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। अब कहानी यहाँ से चेंज होगी। ये समझ लिया कि एल्जेब्रिक फंक्शन हमको कैसे दिखने वाले हैं, ऐसे दिखने वाले हैं। तो याद रखिएगा जो एल्जेब्रिक फंक्शन है ये एल्जेब्रिक फंक्शन है ही नहीं, ये एल्जेब्रा के अंदर आते हैं, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं। देखिए हमने ये सोचा है कि हम आपको पढ़ाएंगे तो मिस्टेक करेंगे, मिस्टेक करने से फ़ायदा क्या होगा कि जब हम मिस्टेक करेंगे तो उसका सोल्यूशन देंगे, और जब सोल्यूशन देंगे तो आपको मिस्टेक याद रह जाएगा। हम नॉर्मली पढ़ा के चले जाएंगे तो आपको नहीं उतना ईजी समझ में आएगा, लेकिन जब हमने मिस्टेक की होगी और फिर उसको सुधारा होगा तो आपको याद रह जाएगा कि इसमें गलती कहाँ पे हो रही है। ठीक है, देखिए एल्जेब्रा के अंदर ही पॉलिनोमियल आता है। मैं बोल सकता हूँ कि एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्चुअल में एल्जेब्रिक फंक्शन के अंदर सिर्फ ये नहीं आते हैं, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, आएगा समझ में। और उनके अंदर जो पावर होती है वो पॉजिटिव निगेटिव सब कुछ हो सकती है, लेकिन ये जितने भी मैंने पांचों के पांचों डिफाइन किए हैं एल्जेब्रा के अंदर, ये सब के सब पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये पॉलिनोमियल थे, लीनियर पॉलिनोमियल, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल वाले फंक्शन है। यानी है तो ये एल्जेब्रिक फंक्शन, लेकिन एल्जेब्रा के अंदर भी कैसे हैं, पॉलिनोमियल वाले फंक्शन है। ये समझना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं।
अलजेब्रिक फंक्शन यानी पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोगों ने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं कहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की ओर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कहानी। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमको ग्राफ को जानना जरूरी है। चलिए ग्राफ देखते हैं हम लोग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कुछ नहीं होता है। अब हम करते क्या है, इसके अंदर 6 ठो लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेते हैं, और वही हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर हम किसी के बराबर कर देते तो वही मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बन जाता है। किसी के बराबर करना मतलब इक्वेशन होता है, सर फंक्शन कैसे बना रहे हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो फंक्शन है वो एक्चुअल में साइन एक्स है, ठीक है ना, फंक्शन मेरा क्या हो जा रहा है, साइन एक्स, अचानक से तूफान आ जा रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मेरा मान लेते हैं कॉस एक्स है, या एफ एक्स इज इक्वल टू टैन एक्स है। तो ये सब के सब क्या है, एक्चुअल में सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। एफ एक्स मान लीजिए हमारा फंक्शन कॉट एक्स हो गया, या हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, सेक एक्स हो गया, या एफ एक्स जो है हमारा कॉसेक एक्स हो गया। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे इनकी, तो ये सब के सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। और इनके ग्राफ की बात करोगे तो इनके ग्राफ की बात करने से पहले आप खुद समझते हो कि ये कहानी कैसे चलती है इनकी। आप जानते हैं इनकी कहानी, कैसे कहानी इनकी जानते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात मैं इनके बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, वो जरूरी है आपको जानना। देखिए, हम कंटिन्यूटी जब चेक करेंगे तो ध्यान से समझेंगे कैसे कैसे चेक करेंगे। तो याद रखेंगे ये जो होते हैं बेचारे कौन, साइन एक्स और कॉस एक्स, ये एक्चुअल में इनका जो पीरियड होता है पूरा का पूरा, ये एक पीरियड, 1 पीरियड जो होता है वो कितने का होता है, ये 1 पीरियड 2 पाई का होता है। याद रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है यहाँ पे। साइन एक्स और कॉस एक्स इन दोनों का एक pीरियड कितने पे माना जाता है, 2 पाई में एक पीरियड। एक पीरियड का मतलब अभी आप समझ जाओगे, लेकिन ये पहले ही मैं बता दे रहा हूँ। और टैन एक्स से लेके कॉसेक एक्स, इन सब का 1 पीरियड जो होता है वो कितने का होता है, वो होता है पाई का, यानी पाई रेडियन का। ठीक है, याद रखेंगे साइन एक्स का और कॉस एक्स का एक पीरियड 2 पाई का, जबकि इन लोगों का 1 पाई का। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे समझ लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं, कॉन्टिन्यूअस होते हैं एट एवरी पॉइंट। बट यहाँ पे क्या होगा, इन सब के पास 3 से लेके 6 के पास टैन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कॉसेक एक्स के पास रिस्ट्रिक्शन होंगे, यानी ये डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का मतलब होता है कि नॉट कॉन्टिन्यूअस एट एवरी पॉइंट। हर पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूअस तब नहीं है, इसीलिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस कहे जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आई बात, ये कहने का अर्थ है। बाकी कॉन्टिन्यूअस का मतलब, अगर मैंने बोला कि कॉन्टिन्यूअस है तो ये हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। कौन है, साइन एक्स और कॉस एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है किसकी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। ठीक है, कि भैया एक पीरियड 2 पाई का होता है और इनका एक पीरियड 1 पाई का होता है, सिंपल 1 पाई होता है यहाँ पे। जबकि ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूअस होते हैं हर पॉइंट पे, जबकि ये सब के सब डिसकंटिन्यूअस होते हैं। इसका मतलब हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं होते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह भी है कि हर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस भी नहीं होते हैं, यानी कुछ पॉइंट पे क्या होंगे, ये कंटिन्यूअस होंगे। ठीक है, अब इनके ग्राफ से आप अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, अब हम इनका ग्राफ देखते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, बारी बारी इनके ग्राफ को दिखाऊंगा और इनके रिस्ट्रिक्शन को पकड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मैं मिटा के यहाँ पे ग्राफ बनाता हूँ। तो चलिए देखिएगा, एक साइन एक्स है इधर और इधर कॉस एक्स है, क्योंकि एक साथ 2 को लेके चलेंगे तो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। तो इनका ग्राफ जो बनता है, देखिए इसीलिए मैंने सभी पॉइंट्स को नहीं यहाँ पे डिनोट किया है ताकि आप इजीली समझ पाओ। ठीक है, तो इनमें जो ग्राफ का कहानी होती है, यानी जो ग्राफ बनता है साइन एक्स का, तो साइन एक्स यहाँ से उठता है, ध्यान देंगे, और साइन एक्स फिर पाई पे आके रुक जाता है, फिर पाई से उठता है और फिर 2 पाई पे जाके खत्म। फिर ऐसे ही उठता है, चलता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, और ऐसे चलते जाता है। इधर भी ऐसे ही सेम कहानी चल रही होती है, ऐसे चलेगा फिर उठेगा, ठीक है, और ऐसे चलते जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा सर, क्या कहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा, तो कहीं नहीं रुकेगा, कहीं भी रुकेगा नहीं। इस बात को जानना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है
कि साइन कहीं ब्रेक होता ही नहीं, आप कोई भी पॉइंट डालेंगे आंसर देगा साइन, ठीक है। कोई भी पॉइंट आप डालिए, कोई भी एंगल डालिए, भाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, यानी यही एक्स तो डालना है, तो एक्स आप कुछ भी पुट करोगे साइन एक्स हमेशा आपको वैल्यू देगा, कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी यहाँ पे साइन एक्स वैल्यू नहीं दे पाएगा। दैट मीन्स यानी फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है, हर पॉइंट पे डिफाइंड है, दैट मीन्स हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। तो इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ पे जो एक्स होता है वो क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। ये एक्स के अंदर जो भी रियल नंबर है डाल दो, वो सब का सब एग्जिस्ट कर लेगा। क्लियर है। कॉस एक्स की कहानी देखोगे तो कॉस एक्स की कहानी कुछ खराब नहीं होती, सेम टू सेम ऐसी ही होती है, सिमिलर होती है। बस यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखोगे तो ओरिजिन पे ये गिर जा रही है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन पे हाई पीक पे चली जाती है, और ये π/2 पे गिरती है हमेशा, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे ही हमेशा ये क्या हो जाती है, 0 होती है। कहने का मतलब ये गिर जाने का मतलब 0 होती है। फिर देखोगे तो फिर इधर से इधर चलेगी, ठीक है, ऐसे चल रही होगी, फिर यहाँ से देखोगे तो फिर ऐसे इधर चल रही होगी, ठीक है, ऐसे कहानी बन रही होगी। π/2 से -π/2 तक का ये ग्राफ है, और देखो फिर यहाँ से देखो π/2 से 3π/2 के बीच में ये ग्राफ है। अब इसका एक चक्कर मतलब मैंने बताया था ना कि साइन एक्स और कॉस एक्स का भी देखोगे कहानी, तो इनका एक चक्कर मतलब क्या होता है, 1 पीरियड मतलब क्या हो गया 2π। इसमें मैंने बोला है 2π होता है। 2π क्यों बोला, क्योंकि देखो एक चक्कर कहाँ से, मतलब यहाँ से स्टार्ट किया तो एक बार ऊपर गया, एक बार ऊपर गया, फिर एक बार नीचे हो गया, और फिर ये क्या जाने वाला है ऊपर, तो इसका मतलब एक बार ऊपर एक बार नीचे, दैट मीन्स ये पूरा का पूरा कंप्लीट। तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कि एक बार ऊपर एक बार नीचे, पूरा पूरा कंप्लीट कितने में हो रहा है, 2π में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। यहाँ भी 2π में ही क्या हो रहा है कि एक बार ऊपर जा रहा है और एक बार नीचे, सिर्फ एक बार ऊपर जा रहा है वो एक चक्कर नहीं होगा, एक बार नीचे भी तो जा रहा है, तो उसको भी क्या करना है इसके अंदर, मतलब ऐड करना है। तो ये पूरा का पूरा एक चक्कर है, ठीक है। तो एक चक्कर मतलब ये पूरा का पूरा 1 पाई बन रहा है, सॉरी 1 पीरियड माना जाएगा, और एक पीरियड मतलब 2π में कंप्लीट होगा। क्लियर है। यहाँ भी सेम कहानी यही हो रही है कि एक बार ऊपर और एक बार नीचे। तो कहाँ से गया है सर, -π/2 से ये स्टार्ट किया है ऊपर जाना, और कितने बार में 3π/2 में इसका एक चक्कर कंप्लीट हो गया, एक बार ऊपर एक बार नीचे चलेगा। तो ऐसे इधर भी चलेगा, है या ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ पे कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे ध्यान से देखो तो कितने का गैप चल रहा है, 2π का यहाँ भी है, यानी एक पीरियड कितने में कंप्लीट हो रहा है 2π में, यहाँ भी 1 पीरियड है। और ये भी कैसा ग्राफ है भैया, ऐसे ही चलते रहेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हर पॉइंट पे। इसका मतलब यहाँ पे भी आप एक्स की वैल्यू कोई भी रियल नंबर डालो तो ये हमको क्या देगा, आउटपुट देगा ही देगा, और किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं होता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं होता है। तो इस बात को याद रखेंगे कि यहाँ वाला एक्स भी क्या होता है, बिलोंग्स टू आर, ठीक है। यानी ये दोनों के दोनों फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कैसे फंक्शन माने जाते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन माने जाते हैं हर पॉइंट पे, ठीक है। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, मिटाते हैं। अब हम अगले को लेके आते हैं, अगले का भी हम पॉइंट लिखेंगे तब आपको समझाएंगे, क्योंकि ऐसे तो बड़ा समय लग जाएगा आपको समझाते समझाते ही, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलिए देखिएगा, अब हमारे पास ये ग्राफ आ गया है, और इस ग्राफ को हम देखते हैं tan x का है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है tan x का और cot x का, इसके बाद sec x और cosec x, उसके बाद हमारा ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ क्या हो जाएगा, खत्म, और हमारी कहानी हो जाएगी यहीं पे डन, ठीक है। तो अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो इसका जो ग्राफ होता है एक्चुअल में कैसे चलता है, तो ध्यान देंगे तो ये यहाँ से आगे बढ़ते जाता है, लेकिन जो ही π/2 आता है वहीं पे ग्राफ ब्रेक हो जाता है, यानी यहाँ से ये आगे नहीं जा पाता है, यहीं पे क्या हो जाता है, रुक जाता है। इसी तरीके से इधर भी होता है, फिर ये कहाँ जाएगा, ऐसे जाएगा और ऐसे नीचे, ठीक है। क्लियर। तो ध्यान से देखेंगे तो इसका एक सेगमेंट इधर ऊपर की ओर π/2 और इधर -π/2 पे नीचे की ओर, मतलब इधर जाओगे तो π/2 तक जाते जाते ब्रेक हो जाएगा और इनफाइनाइट पे पहुंच जाएगा, लेकिन आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। यानी π/2 पे ये डिफाइन नहीं कर पाता है, π/2 पे ग्राफ क्या हो जाता है, टूट जाता है। इधर भी आओगे तो -π/2 पे ये टूट जाता है। फिर आगे की कहानी समझोगे तो आगे की कहानी में फिर से ट्विस्ट आता है, यहाँ पे फिर से आओ, पाई पे आओ, पाई पे वैल्यू क्या हो जाती है, 0। पाई पे वैल्यू की इसकी वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि tan 0 मतलब 0, तो tan 0 मतलब 0। तो फिर से ऐसे ही बनेगा ग्राफ, कैसे बनेगा, फिर से ये इधर जाएगा और फिर जो ही 3π/2 इसको नजर आएगा, 3π/2 पे फिर से क्या हो जाएगा, ग्राफ टूट जाएगा, फिर टूटेगा, फिर ऐसे ही फिर पीछे आओगे तो फिर इधर भी टूट जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ हमारा कैसे चल रहा होता है, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे ऐसे कुछ कहानी चलेगी, क्लियर है।
अरे हाँ ना बोलिए। अब इसका एक सेगमेंट देखा जाए तो एक सेगमेंट कहाँ से कहाँ तक है, एक बार नीचे एक बार ऊपर, और एक बार नीचे और एक बार ऊपर के लिए कितना कितना है, यानी एक चक्कर कितने में कंप्लीट हो जा रहा है, 1 पीरियड जो है इसका वो कितने में, पाई में ही तो कंप्लीट हो रहा है भाई। -π/2 से π/2 के बीच में गैप कितना है, पाई का ही गैप है। यहाँ भी देखो π/2 से 3π/2 के बीच में गैप कितना है, पाई का ही गैप है। तो एक पीरियड इसका ऐसा होता है। और ध्यान से आप देखोगे, ऑब्जर्व करोगे तो ये ग्राफ क्या हो रहा है, हर बार 3π/2 π/2 -π/2 पे टूट जा रहा है। टूट जाने का मतलब क्या है कि भैया इसको सभी वैल्यूज पे नहीं हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। π/2 पे ये अनडिफाइंड हो जा रहा है। और यहाँ से सीधा अर्थ ये है कि भैया x को आप सभी वैल्यूज नहीं दे सकते, यानी यहाँ पे आप ये नहीं लिख सकते कि x इज क्या, बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहाँ से हमको क्या करना पड़ेगा, इन रियल नंबर में से क्या करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को हटाना पड़ेगा। देखो ये यहाँ से स्टार्ट करो ग्राफ के, इस कंटिन्यूटी को चेक करोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। अब हमको दूसरा सेगमेंट निकालने के लिए फिर से अपने मार्कर को हटाना पड़ेगा, यानी कंटिन्यूटी चेंज, यानी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी में कन्वर्ट हो गई। तो यानी यहाँ से हमको क्या करना है, आर में से हटा देना है किसको, ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 हटा दो, तो फिर जितने बचेंगे उनको डालोगे तो ये दे देगा आउटपुट, लेकिन ऑड मल्टीपल नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा ये किधर की ओर झुका होता है, इधर की ओर। अब कॉट इसका उल्टा चलेगा, वो इधर की ओर झुका रहेगा, बस यही करना है। मैंने इधर बना दिया, चाहता तो इधर भी बना सकता था, लेकिन आप यहाँ पे आ जाइए, कॉट एक्स पे बनाते हैं अब इसको फटाफट, ठीक है। तो अगर इसके ग्राफ को देखेंगे हम लोग तो कैसे चलेगा ये देखिएगा। तो यहाँ से पहले मैं इधर बना लेता हूँ ऐसे, ठीक है। अब देखोगे तो क्या होगा, कुछ इस तरीके से चलेगा, 0 पे 0, लेकिन जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे -π/2 की ओर तो ये बढ़ता जाएगा वैल्यू, और जब आप -π/2 पे एग्जैक्ट पहुँचोगे तो वहीं पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी -π/2 पे ये नहीं बता सकता कि इसकी वैल्यू कितनी है। ऐसे ही ये 0 से π/2 की ओर जाओगे तो घटते जाएगा घटते जाएगा घटते जाएगा, और जो ही π/2 पे पहुँचोगे तो क्या हो जाएगा, ग्राफ अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। यानी ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, अनडिफाइंड। याद रखिएगा इस बात को, कहाँ पे, -π/2 और फिर π/2 पे फिर से क्या हो गया, ये अनडिफाइंड। जैसे यहाँ पे ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है π/2 और -π/2 पे। ऐसे फिर आगे बढ़ोगे तो फिर से स्टार्ट करेगा, फिर क्या होगी कहानी, फिर कहानी ऐसे ही चलेगी कि भैया π/2, यानी π/2 से मैं पाई की ओर जाऊँगा तो वैल्यू क्या होते जाएगी, ऊपर से नीचे होते जाएगी, यानी ज़्यादा से कम। और फिर मैं पाई से 3π/2 की ओर जाऊँगा तो फिर से क्या होगा, कम होने लगेगा, और 3π/2 पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। आई बात समझ में। तो इस तरीके से कहानी चल रही होगी। यहाँ भी एक चक्कर आप देख लो, तो यहाँ पे एक चक्कर एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो एक चक्कर यानी 1 पीरियड कितने में कंप्लीट हो जा रहा है, पाई में ही कंप्लीट हो जा रहा है। यहाँ भी देख लो, तो यहाँ भी एक चक्कर 1 पीरियड जो है वो कितने में कंप्लीट हो जा रहा है, पाई में ही कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी समस्या क्या है कि कॉट को हम हर पॉइंट पे डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे जो ही मैं π/2 डालूंगा नहीं पता कहाँ पे जाएगा, यानी यहाँ पे ग्राफ टूट जा रहा है, ठीक है। जैसे मैं 0 से लेके आगे बढ़ते जा रहा हूँ, लेकिन जो ही -π/2 पे जाऊँगा तुरंत मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इधर भी होगा, π/2 तक जाते जाते मेरा ग्राफ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल। तो कॉट एक्स में एक्स को हम सभी वैल्यूज नहीं दे सकते, आई बात समझ में। x में हमको क्या करना है, यानी यहाँ पे मैं ये नहीं लिख सकता कि x बिलोंग टू r, r में से मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई का मतलब π/2 है, सॉरी नहीं केवल पाई नहीं है, π/2 है। तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 यानी π/2 के गुणज को, यानी π/2 का पहाड़ा पढ़ो, जितना आ रहा है π/2 के पहाड़े को निकाल दो, ठीक है। और उसके बाद जितना भी रियल नंबर लिखोगे, यानी कोई भी ऐसा नंबर नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होनी चाहिए जो π/2 के पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। उसके अलावा जितना भी है वो सब का सब क्या देगा, डिफाइन करवा देगा कॉट एक्स को, लेकिन π/2 का मल्टीपल डिफाइन नहीं करवाएगा। तो ये दोनों ग्राफ के अंदर आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और सेक एक्स और कॉसेक एक्स का ग्राफ देख लेते हैं, और यहीं पे क्या करते हैं, क्लास को डन करेंगे, तब हम आगे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। चलिए देखिएगा, सेक एक्स कॉसेक एक्स है हमारे पास। ये सेक एक्स और कॉसेक एक्स आपको भी पता है कि ये क्या होता है, 1/cos x, और ये क्या होता है 1/sin x। फटाफट देख लीजिएगा, अब ज़्यादा कुछ समझना नहीं है इसके अंदर। तो एक्चुअल में क्या होता है, ये भी सेगमेंट वाला होता है और ये भी पूर्ण रूप से डिफाइन नहीं हो पाता है। कहाँ नहीं डिफाइन होता, अपने आप क्लियर हो जाएगा। सेक एक्स कॉस एक्स का उल्टा होता है। तो अगर हम कॉस एक्स का ग्राफ देखेंगे तो कॉस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है कि मान लो मैं ऊपर बना लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ, ऊपर बना के मैं करता हूँ, तो ये मान लो 0 होता है, फिर ये ऐसे डिफाइन होता है, ऐसे चल रहा होता है,
ये यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ रहा होगा बिल्कुल। तो ऐसे ही कहानी चल रही होगी, यहाँ भी चल रही होगी। बस आप इसी को उल्टा करते जाओ यहाँ पे, कहाँ पे, यहाँ पे। जैसे जो जो पॉइंट यहाँ पे हैं वही वही पॉइंट यहाँ पे आपको डिनोट कर देने हैं बस। और आप इसको क्या करते जाइए, यहाँ पे बनाते जाइए। जैसे अगर मैं बनाऊँ तो यहाँ पे ये क्या होता है 0 होता है, ये क्या होता है π/2 होता है, ये क्या होता है 3π/2 होता है। इधर आओगे तो -π/2 होता है, और ये क्या होता है मेरा -3π/2 होता है। ठीक है, इतने पॉइंट को डालो, यानी यहाँ पे -3π/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो -π/2 हो जाएगा, और यहाँ पे जब आप डालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका π/2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3π/2। देखो इस तरीके से आप इजीली इसको बना सकते हो, अदरवाइज आप बहुत तामझाम में फंस जाओगे। एक बात, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान दो, ये ऐसे इसका पॉइंट बना लो इधर और इधर। जो cos x होता है उसका जो फंक्शन होता है 1 से लेके -1 तक होता है, यानी ये जो मैक्सिमम वैल्यू उसके अंदर कुछ भी डालो वो आंसर देगा, लेकिन वो मैक्सिमम कितना देगा 1 से लेके -1। तो इसको जब पलटोगे तो ये जो वैल्यू देगा ये हमेशा कहाँ से देगा, 1 से ज़्यादा देगा। सेक x, पहले रूल समझो यार, ये 1 तक ही जा रहा है तो इसको पलटूंगा तो ये इधर आ जाएगा ना, 1 से बड़ा देगा कि नहीं देगा। यानी ये इसका जो मिनिमम पॉइंट है वो 1 है, लेकिन ये हमेशा 1 से ज़्यादा देगा, 1 से कम नहीं देगा। तो इसका जब ग्राफ बनाओगे तो आप ऐसे आपको नज़र आएगा, ऐसे, फिर ध्यान देना, फिर यहाँ पे आपको ऐसे नज़र आएगा, फिर ऐसे, ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरीके से चलेगा। और हर बार सेम कहानी, कहाँ पे डिफाइन होगा, अनडिफाइंड होगा, क्योंकि उल्टा है। तो उल्टा का मतलब ध्यान से समझते जाना, कहाँ पे ये अनडिफाइंड हो रहा है। जैसे अगर मैं cos 90 की बात करूँ तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 नहीं होती है, 0 होती है। क्या होती है, 0। और 0 का अगर मैं उल्टा कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1/0 होगा कि नहीं होगा। तो 1/0 को क्या हम अनडिफाइंड बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यानी अनडिफाइंड है। तो जहाँ cos 90 मतलब π/2, जहाँ पे एंगल हमारा π/2 होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ये आई बात समझ में। तो हर बार π/2 पे पहुँचते पहुँचते इसकी कहानी क्या हो जाएगी, खत्म, यानी ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, जबकि cosec x का बनाओगे तो cosec x किसका उल्टा होता है, sin x का। इसीलिए क्या है देखोगे तो ये सेगमेंट के अंदर ब्रेकडाउन है। ठीक है, और cosec x का देखोगे तो cosec x उल्टा होता है sin x का। तो उसका जब ग्राफ बनाओगे तो यहाँ पे आप खुद ग्राफ बना लीजिएगा, चूँकि टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया इसलिए मैं रोक रहा हूँ, रात हो गई है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो जो sin x का ग्राफ होता है उसका उल्टा होता है। जैसे यहाँ पे सेगमेंट आपने डाला, यहाँ पे भी डालना पड़ेगा। तो sin x में 0 कब होता है, तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। अब मैं अगर इसका उल्टा करूंगा तो 1/0 होगा, और 1/0 को क्या बोलते हैं हम लोग, अनडिफाइंड। अब 0 मतलब पाई पे भी 0, 2 पाई पे भी 0, 3 पाई पे भी 0, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई जब मैं लूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो यहाँ पे आप 0 देखोगे और यहाँ भी 1 से अबव देगा ये, क्योंकि साइन में भी आप कुछ भी डालो तो ये 1 देगा या -1 देगा, लेकिन यहाँ पे हमेशा cosec x 1 से ज़्यादा या 1 से कम देगा, -1 से। ठीक है, तो आई होप यहाँ से कहानी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, -1 से कम देगा, -1 से 1 से कम नहीं देगा, 1 से ज़्यादा ही देगा, -1 से कम ही देगा, लेकिन कभी 1 और -1 के बीच में वैल्यू नहीं देगा। तो इस हिसाब से हम देख रहे हैं कि हमारे जो भी ग्राफ हैं इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, फिर से मैं बता दूं कि हमारे जो भी ग्राफ है इन ग्राफ के अंदर जो sin x है और cos x है यही हमारे क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। बाकी सबके सब क्या होते हैं, डिसकंटिन्यूअस। मोटी मोटा यही कहने का अर्थ था। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे मैं डन करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच एमर्स।